हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नेटवेट स्टडी YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बिहार से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखिए और पेन और पेपर के साथ बैठिए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन में वो सब मदद मिलेगी। क्लियर है? आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का श्रृंखला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका वैसे तो आंसर हो जाएगा 78 एडी। आंसर क्या हो जाएगा? 78 एडी, जो ऑप्शन नंबर डी है। आंसर क्या हो जाएगा? 71 एडी। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। पहले आपको डेट का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। डेट क्या है? एडी, और आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ने के दौरान ए डी बी सी इन सब के बारे में हमेशा हमेशा वो जिक्र किया जाता है, और बारंबार कंफ्यूजन रहता है कि ए डी क्या है, बी सी क्या है, इस डेट का मतलब क्या होता है, क्यों ए डी लिखा रहता है, क्यों बी सी लिखा रहता है। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि जो वर्तमान समय में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में जो हम यूज करते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये कैलेंडर कब से स्टार्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यह मान लेते हैं एक लाइन है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इनके जन्म के बाद जो भी समय चला उसको हम बोलने लगे क्या? ए डी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए डी, यानी एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर का समय। क्या होता है? ईश्वर का समय। जो अब समय चल रहा है वो ईश्वर का समय चल रहा है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह को मानने वाले लोग अब बोलने लगे इनके जन्म के बाद ईश्वर का समय चल रहा है। और इसके समय यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? बी सी कहते हैं। ठीक, बीसी का मतलब होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसीई। और कभी कभी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे आप इसको देखेंगे, पूछ सकता है। तो यहाँ पे बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। इनके जन्म के पहले के समय को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम एडी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 78 एडी लिखा हुआ है, यानी कनिष्क जो आए थे और इनका राज्याभिषेक हुआ था ईसा मसीह के जन्म के। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ था, इनके जन्म के 78 साल बाद कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? अब कनिष्क के बारे में हम देखें, कल भी हम थोड़ा सा चर्चा कनिष्क के बारे में किए थे आप लोगों के सामने। तो इस समय क्यों स्टार्ट क्या करते हैं? होता क्या है, कनिष्क जो थे, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण डायनेस्टी के शासक थे। ये पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, आपको पता होना चाहिए। कुषाण वंश का संस्थापक एग्जाम में पूछा गया है। फाउंडर कौन है कुषाण डायनेस्टी का? तो कुषाण डायनेस्टी का जो संस्थापक है उनका नाम है क्या? कुजुल कडफिसियस। क्या नाम है? कुजुल कडफिसियस। कुजुल कडफिसियस। ठीक, ये कुषाण वंश के क्या क्या रहते हैं? फाउंडर रहते हैं। फाउंडर रहते हैं कुजुल कडफिसियस। फिर इनका लड़का आता है, जिसका नाम होता है बिम कटफिशियस। बिम कटफिशियस।
इसका नाम क्या रहता है? विम कटफिशियस। विम कटफिशियस का जो लड़का रहता है उसका नाम रहता है क्या? कनिष्क रहता है। जो विम कटफिशियस है, विम कटफिशियस का जो बेटा होता है उसका नाम होता है क्या? कनिष्क। क्या नाम रहता है? कनिष्क रहता है। और कनिष्क ने ही 78 एडी में हूणों को पराजित किया था। कनिष्क ने 78 एडी में, 78 एडी में हूणों को पराजित किया था, हूणों को हराया था, हूणों को हराया था, हराया था। और जब हूणों को हराते हैं उसी की खुशी में ये एक नया संवत चलाते हैं। कौन सा? शक संवत भी चलाते हैं। इसी समय 78 एडी में एक नया संवत चलाते हैं जिसको हम शक संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? आप बताएंगे कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया जाता। कब से चलाया जाता है? 78 एडी से चलाया जाता है। और भारत सरकार इसी को राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत सरकार इसी को राष्ट्रीय कैलेंडर माना है। किसको? भारत सरकार। पेन यहाँ पे चेंज करना होगा हमको। जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी भारतीय सरकार है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ, भारतीय सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, कैलेंडर शक संवत है। क्या है? शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का, तो हमें पता भी होना चाहिए। तो ये शक संवत चलाया कौन? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 एडी में। कब चलाए थे? 78 यानी 78 एडी में चलाए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम में और थोड़ा सा पूछ सकता है कि अभी चल रहा है सन 2025, कौन सा चल रहा है? सन 2025। इसको आप चेंज करिए, किसमें? शक संवत में चेंज करिए। तो यहाँ से आप कैसे बताएंगे भाई? देखिए, हम छोटा सा नंबर लाइन आप लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। मान लीजिए यहाँ पे 0 साल है, यहाँ पे आएगा 78 साल, और यहाँ कहीं आएगा 2025। 2025। अब आपको यहाँ से 2025 से 78 एडी तक पहुँचना है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचे। 2025 में से 78 को माइनस कर दीजिए। 78 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2025 में से 78 माइनस 15 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 7, 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, 19 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1947। यानी शक संवत के अनुसार कौन सा साल चल रहा है? 1947 का चल रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग है? 1947 शक संवत होगा। यदि एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया, वैसे चांस कम होता है आने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भारतीय कैलेंडर के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है? 1947 चल रहा है। एक आप विक्रम संवत के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में? विक्रम संवत के बारे में पढ़े होंगे। जो विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत, वो कब स्टार्ट किया गया था? विक्रम संवत ये स्टार्ट किया गया था 57 BC में, यानी 57 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, 57 साल पहले। यानी यह जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ पे हुआ है, इनके 57 साल पहले, 57 BC, यहाँ पे विक्रम संवत चलाया गया था। अब विक्रम, जैसे शक संवत कनिष्क राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, ऐसे ही विक्रम संवत जो था ये चलाया गया था किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था, के द्वारा चलाया गया था। ये सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, के द्वारा चलाया गया था। हमारे PYQ कराने का एक ही मकसद है, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं पता होती वो पता हो जाए। ठीक, तो ये आ गया। तो राजेंद्र कौन थे? राजेंद्र राजा विक्रमादित्य कौन थे? ये उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। बहुत पूछा गया तो ये पूछ लेगा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये चलाया गया था। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है? थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना है। ये आप बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। विक्रम संवत
और शक संवत में अंतर कितने वर्षों का डिफरेंस है। आप सिंपल सा नंबर लाइन जैसे आप पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, उसको ड्रॉ कर लीजिए, आप निकाल पाएंगे। ये है बिफोर, ये क्या है, जीसस क्राइस्ट का जन्म है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 78 एडी यानी शक संवत मिलेगा, और यहाँ पे क्या है 57 यानी 57 बीसी मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। आप यहाँ से यहाँ चलोगे, पहले 78 साल ये चल लिए, ठीक, 78 वर्ष ये चल लिए, प्लस यहाँ से फिर 57 साल इधर चल लिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 8 और 7 15 हो गया, 7 और 5 12 और 1 13, यानी 135 सालों का डिफरेंस है दोनों में। शक संवत और विक्रम संवत में कितने सालों का डिफरेंस है आप बताएंगे, कितने सालों का डिफरेंस है आप बताएंगे 135। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, शक संवत और विक्रम संवत में कितने सालों का डिफरेंस आता है, तो आप बताएंगे कितना। नहीं भी याद है तो आप इस तरीके से कुछ मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके आप बता लेंगे। ठीक, चीजें आपको याद रखनी है, चीजें आपको समझनी है, याद रखने में ज्यादा जोर नहीं देंगे आप, चीजें हर एक को आप कैलकुलेट कर पाएंगे और एग्जाम हॉल में आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, 78 एडी में, और 78 एडी में ही शक संवत को चलाया गया था। क्लियर है? और कनिष्क के समय ही, कनिष्क के समय एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ रहता है, क्या हुआ रहता है आपको, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी जो चौथा कनिष्क के समय, कहाँ गए कनिष्क, ये रहे, कनिष्क के समय ही कनिष्क के शासन काल में ही चौथा चौथा बौद्ध बौद्ध संगीत समिति हुई थी, चौथा हुआ था। कुल 4 बौद्ध संगीत समिति हुई है, और चौथा किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था। कहाँ पर हुआ था आप बताएंगे, कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है आधुनिक समय में, कहाँ है, कुंडल वन में। ये आधुनिक समय में है कहाँ पर, कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कौन थे, कनिष्क थे। और इस समय पूछता है कि इस समय इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष के बारे में आप जानते हैं, वसुमित्र अध्यक्ष था, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। तो कनिष्क जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है ये चीजें, वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, अश्वघोष थे। ये सारी चीजें आप लोग वीडियो को पॉज करके, जब भी आप पढ़ रहे हो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन जरूर करेंगे। हर एक जो पॉइंट लिखाया गया है, हर एक पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी आया हुआ है, अध्यक्ष कौन था, उस समय राजा कौन था, और ये कहाँ हुआ था। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है। हाँ, अभी तो चौथा पता हो गया, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का कुंडल वन में हुआ है। कुंडल वन कहाँ है, आज के कश्मीर में है। और उस समय शासक कौन होता है, तो यही कनिष्क होता है। कौन होता है, कनिष्क होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है आप बताएंगे, वसुमित्र है। और इसका उपाध्यक्ष कौन है आप बताएंगे, अश्वघोष है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। आत्मा संबंधी विवाद से, भाई बुद्ध है तो वहां विवाद तो होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड से हो नहीं सकता, ठीक। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे क्या, बुद्ध का जो उपदेश है वो किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर, बिहार जो सिलेक्शन बोर्ड है इसमें स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2006 में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बुद्ध से रिलेटेड आपको हर एक चीज को पता होना चाहिए। बुद्ध कौन थे, बौद्ध धर्म कैसा था कैसा नहीं था। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का
संस्थापक। बौद्ध धर्म का संस्थापक हम मानते हैं किनको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध। अब बुद्ध ऐसे ही नहीं बुद्ध बन गए थे, है ना। वो राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे। इनका नाम स्टार्टिंग में कुछ और रहता है, फिर बुद्ध कैसे बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, वो हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बुद्ध का जन्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में। कहीं कहीं 566 दिया रहता है, लेकिन ज़्यादा मान्य मत क्या है, या 566 दिया रहता है, लेकिन मान्य मत क्या है? 563। ज़्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं, मान्य मत। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना क्या है कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था आप बताएंगे? लुम्बिनी कपिलवस्तु। आधुनिक समय में कहाँ पे जन्म स्थान? देखिए कि आधुनिक समय में बात करेंगे तो नेपाल। जन्म स्थान कहाँ? लुम्बिनी कपिलवस्तु। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? डेथ कब हुआ था? मृत्यु। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। बौद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बौद्ध जैनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 483 बीसी में, 483 483 बीसी। कहाँ पर हुआ था आप बताएंगे? कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है आज के समय? आप बताएंगे यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? तो इनके मृत्यु की घटना को, जब इनकी डेथ होती है, इसकी घटना को हम कहते हैं क्या? मृत्यु। बुद्ध के मृत्यु की घटना को, बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है? ये सब एग्जाम में आया। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? इस समय क्या हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी। क्लियर है? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। ऐसे क्या हो रहा है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। इनकी पत्नी थी यशोधरा और बेटा इनका था राहुल। इन सब के बारे में पूछा गया है। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो राहुल इनके बेटे का नाम था। 29 वर्ष की अवस्था में ये 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या गृह त्याग देते हैं। मैं थोड़ा सा एक नया पेज लेता हूँ। 29 वर्ष को 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। ऐसे ही गृह त्याग नहीं देते हैं। हुआ था इनके साथ एक घटना घटती है अपने सारथी चन्ना के साथ। इनके सारथी का नाम भी पूछा गया, चन्ना। अपने सारथी चन्ना के साथ एक दिन वो कहाँ जाते हैं? अपने नगर को निकलते हैं। राजा महाराजा थे ही भाई, तो अपने सारथी के साथ चन्ना के साथ नगर को जाते हैं। तो वहाँ पे 2-4 व्यक्तियों को देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं,
एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, तो सभी ने कोई ना कोई भाई सबको दुख छाया हुआ था। तो अपने साथी से पूछते हैं इन सब के पीछे कारण क्या है, तो वो ये सब दुख दुख को देखकर इनका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। वो वो समझ जाते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, असली ज्ञान कुछ और है, असली ज्ञान कुछ और है। तो होता क्या कि 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्याग कर देते हैं, अपना घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी एग्जाम में आया है कि जो बुद्ध अपना घर को त्यागते हैं उस घटना को क्या कहा था, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके सारथी का नाम क्या था, चन्ना। जो भाई घोड़ा चलाता ना, जो चलाने वाला होता है उसका सारथी, उसको सारथी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बुद्ध के सारथी का नाम, बुद्ध के सारथी का नाम, सारथी का नाम था क्या, चन्ना। एग्जाम में इनके घोड़े का नाम भी पूछा गया है। जो सारथी था भाई वो घोड़ा चलाता था, तो इनके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम भी पूछा गया है। देखिए बुद्ध से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक था। क्लियर है यहाँ तक, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद बुद्ध अपना गृह त्याग दिए, महाभिनिष्क्रमण की घटना हो गई। उसके बाद ये पहुँचते हैं क्या भाई, भटकते भटकते पहुँचते हैं बिहार के बोध गया में। बोध गया में उन्हें बुद्ध को ज्ञान मिल जाता है। तो भाई इनका शुरुआती में नाम, मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। तो जब ये बोध गया पहुँचे, बोध गया पहुँचते हैं, बोध पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, नदी भी पूछता है, पीपल वृक्ष के नीचे या तो फल्गु नदी पूछेगा या तो निरंजना। फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, किनारे। और फल्गु नदी को ही उस समय, आज फल्गु नदी है, उस समय क्या कहते हैं, निरंजना रिवर। तो दोनों नाम दे सकता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेटा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर पाए। बताने को मैं ऐसे ही वर्बली बताता जाऊं, लेकिन आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं। ज्ञान की प्राप्ति हुई, नोट डाउन बहुत ज़्यादा जरूरी करना है अभी, क्योंकि आप पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े कभी नहीं, पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे आपको क्या होते हैं, बार बार रिवाइज न करने से भूलने लगते हैं। तो क्या देखो होता क्या है कि जैसे पूछा भाई महावीर स्वामी के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में, आप यहाँ महात्मा बुद्ध के बारे। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप फल्गु नदी भी दे दिया और दे दिया वहाँ पे ऋजुपालिका नदी। आप नहीं पढ़े रहेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करे रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका उसमें कर देंगे, उसका इसमें करके चले जाएंगे। ऋजुपालिका को फल्गु मान लेंगे, फल्गु को ऋजुपालिका मान लेंगे। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुआ था, ऋजुपालिका रिवर के किनारे। किस पेड़ के नीचे, देखिए यहाँ पर है पीपल का वृक्ष। बोध मतलब महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था बरगद यानी साल वृक्ष के नीचे। जो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति है बुद्ध धर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहते हैं क्या, जो बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम कहते हैं क्या, निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। जबकि आप ज्ञान की प्राप्ति ये किस में है, बौद्ध धर्म में है। और यही ज्ञान की प्राप्ति यदि आपको जैन धर्म में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, किस धर्म में, जैन धर्म में हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। जैन धर्म में हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कैवल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कैवल्य कहेंगे। ये पॉइंट स्टार लगा के रख लेना आप लोग, ठीक। निर्वाण किस धर्म से संबंधित है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो निर्वाण किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और कैवल्य किस धर्म से संबंधित है, आप बताएंगे जैन धर्म से।
भाई जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जैन धर्म में उसी को क्या कहने लगते हैं, कैवल्य कहते हैं। और जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए बौद्ध धर्म में उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हुआ क्या फिर, जो सिद्धार्थ गौतम थे अब इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। क्लियर। यहां तक हो गया। उसके बाद इनके आरंभिक गुरु कौन थे, आरंभिक गुरु, आरंभिक गुरु जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम नाम था इनका। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, इंसान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो अपने शिष्य को, अपने लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताने लगता है, तो ये उपदेश देने लगते हैं। तो जो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ पर होता है, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया हुआ, लेकिन वो प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, आप बताएंगे सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, ऋषि पत्तन भी है, ऋषि पत्तन भी है। सारनाथ है कहाँ पर, आप बताएंगे यूपी में, यूपी में वाराणसी के बगल में है। वाराणसी यदि कभी आप जाते हैं तो उसके बगल में ही सारनाथ है, लगभग 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं। और जो प्रथम उपदेश की घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं भाई, प्रथम उपदेश देते हैं, इस घटना, इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश की घटना को, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रथम उपदेश की घटना को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये सारी चीजें देखो इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी तो हम कुछ बताए ही नहीं है। ठीक, ये सारे चीजें आपको जैसे ही महात्मा बुद्ध के बारे में या बौद्ध का नाम जब भी लेते हैं तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं आज के तीसरे 23वें नंबर पे, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, जब सत्य है और असत्य है तो यहाँ पूछे, थोड़ा सा आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। नगर और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। ठीक, यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तो इस सिविलाइजेशन में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी आपका आंसर असत्य पूछ रहा है ना, कौन सा असत्य है, परिचित नहीं थे, ये हमारा सत्य है। यहाँ पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, ईरान से, यहाँ से व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना होती है, बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की मूर्ति मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इस सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भाई हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, आईवीसी को हम काश्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो ये कांसे से संबंधित थे, कांसे से परिचित, इसको क्या कहते हैं, काश्य युगीन सभ्यता कहते हैं, काश्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जो काशी से संबंधित परिचित थे, काश्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं कहते हैं। तो आपको सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थान, पूर्वी स्थान, ये आप बताइए। स्थान का नाम और नदी का नाम भी बताइए। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यदि आपको पता होगा तो आप बताइए, मैं थोड़े समय के लिए रोकता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरब के बाद पश्चिम का सबसे पश्चिमी स्थान बताइए, और साथ साथ में नदी का नाम बताइए। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे
उत्तरीय स्थान बताइए। ये एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी स्थान बताइए। मैं क्लास में पढ़ाते समय यहाँ पर ये सब सारी चर्चा की कर रखा हूँ पहले से। ठीक, ये स्टार बना दीजिए, ये सब स्टार वाले क्वेश्चन है। स्टार का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वीय स्थान है, आप देखिए, ये है भारत। ठीक, ये भारत है। तो भारत में सिंधु नदी के आसपास ही ये सब सभ्यता फैली रहती है। तो सबसे पूर्वीय स्थान जो है ये है कहाँ पर? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है वर्तमान समय में? आप बताएंगे वर्तमान समय में मेरठ में, यूपी के मेरठ में है। किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। उसके बाद पूछा सबसे पूरब के बाद पश्चिम स्थान पूछा। पश्चिम स्थान आता है यहाँ पर कहीं, जिसका नाम है क्या? सुतकांगडोर। सुतकांगेडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थान है। ये कहाँ पर है? आप बताएंगे बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये। बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी है यहाँ पर? दास्क नदी है। दास्क रिवर के किनारे है। उसके बाद कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी स्थान बताइए। इधर, उत्तर यानी इधर है। तो इधर पे है, एक जगह पड़ता है मांडा। कौन सा जगह है? मांडा, जम्मू कश्मीर में है मांडा। जो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी स्थान बताइए। आप बताएंगे सबसे दक्षिणी स्थान है दाइमाबाद। कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद अभी कहाँ पड़ता है? अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी है यहाँ पे? आप बताएंगे गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी एग्जाम में आया है। प्रवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। ये सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि जो प्रवरा नदी है गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? सोच के बताना। यदि आपको पता होगा कमेंट में कमेंट करना कि जो प्रवरा नदी है गोदावरी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है या दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। क्लियर है? यहां तक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह आंसर सही हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेनसांग, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। इसका जो नव नालंदा महाविहार है, ये पाली अनुसंधान और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। जो नव नालंदा विहार है ये किसके लिए है? पाली साहित्य के लिए है और पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जाती है। इसकी स्थापना 1951 में, इसकी स्थापना जो है नव नालंदा विहार है, ये देख रहे हैं ना, या इसको कह लीजिए तो 1951 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा किया गया था 1951 में, बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। नौ नालंदा, देखो नालंदा महाविहार में ह्वेनसांग का स्मारक भी बना है। यहाँ पे स्मारक, ह्वेनसांग भाई आया था बौद्ध धर्म का स्टडी करने। तो 1957 में केंद्र सरकार की, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ह्वेनसांग स्मारक बनवाए थे। नेहरू ने ह्वेनसांग स्मारक का निर्माण करवाए थे।
का निर्माण कराए थे। ठीक, ये भी एग्जाम में कभी कभार हो सकता आ जाए, आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म स्थान आपको पता होगा। ठीक, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन हम कर रखे थे। तो ये जो है 1957 में शुरू हुआ था और ये कंप्लीट हो जाता है 1984 में। भाई समय भी लगा था, बहुत ही सुंदर प्यारा बना हुआ है। यदि आप कभी बिहार का घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नालंदा जरूर जाइए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 1984 में ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? ये क्वेश्चन देखो एकदम याद करने वाला है, इसमें कोई सा कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ श्रेणी का। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, बाकी और इसका कोई चारा नहीं है। बोधि वृक्ष किस श्रेणी का है, आप किस पीढ़ी का है, आप बताएंगे चतुर्थ पीढ़ी का है अपने। क्लियर है? उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26वां कहता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपको पता होगा कि भारत में प्राचीन समय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है 16 महाजनपदों का? तो ये इसका साक्ष्य, इस चीज का साक्ष्य यानी 16 महाजनपदों का साक्ष्य हमें जो मिलता है, प्रमाण मिलता है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और कहाँ से मिलता है आपको? भगवती सूत्र से मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है, भगवती सूत्र से मिलता है। एग्जाम में आया है अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, जो अंगुत्तर निकाय है किस धर्म से या किस धर्म का बुक है? तो आप बताएंगे ये बौद्ध धर्म का, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। इन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक आते हैं पाणिनि का नाम आता है, जो संस्कृत व्याकरण के जनक है। उनकी किताब है अष्टाध्यायी, उस किताब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो अभी फिलहाल हम महाजनपद पे फोकस करते हैं। इन 16 महाजनपदों में जो 14 महाजनपद थे, 14 महाजनपद में राजतंत्र था। महाजनपद में 14 महाजनपद में क्या था? राजतंत्र, राजाओं का शासन था, राजतंत्र था। और 16 में से 14 घटा देंगे तो आएगा 2। 2 में क्या था? 2 महाजनपद में क्या था? गणतंत्र शामिल था, गणतंत्र का शासन था, जो आधुनिक भारत में है। 2 में क्या था? गणतंत्र था। तो 2 में भाई 14 तो आप याद रखेंगे, 2 को इंपॉर्टेंट है जिसको आप रखेंगे। एक है वज्जी, क्या है? एक है वज्जी, दूसरा है क्या? मल्ल। देखिए ऑप्शन में ये नहीं दिया है, वज्जी और मल्ल का नहीं दिया है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो वज्जी जो थी वो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। तो आप किसको टिक करेंगे आंसर? वैशाली को। थोड़ा डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आप वैशाली को टिक करके आगे बढ़ेंगे। मल्ल किसकी राजधानी थी भाई? मल्ल की राजधानी कौन थी? कुशीनगर थी। क्या थी? कुशीनगर थी। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे 16 जनपद में कौशल आता है, एक आता है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। मगध का नाम आता है जिसकी राजधानी राजगीर यानी राजगीर या राजगृह थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा आधुनिक समय में मुंगेर और भागलपुर वाला जो इलाका है इन सब में आता है। कुरु की राजधानी पूछा गया। गुरु की राजधानी, कुरु जो क्षेत्र था उसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला जगह था, इंद्रप्रस्थ था। आधुनिक समय में मेरठ आता है इंद्रप्रस्थ में। ये सब हो जाएगा।
बाकी मैं 16 महाजनपदों के बारे में मैं आगे जब मध्यकालीन भारत चलेगा क्लास में तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? ठीक, उड़ीसा उदयगिरी कटक भुवनेश्वर। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। क्या था? उत्कल था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। हम जैसे जो राष्ट्रगान में पढ़ते हैं ना, ठीक, वहां पर उड़ीसा का नाम क्या आ जाएगा? उत्कल आ जाएगा। और थोड़ा सा और हम पुराने इतिहास में जाएंगे तो इसका नाम कलिंग भी मिलता है आपको। क्या मिलता है? कलिंग। और कलिंग जैसे ही नाम आएगा आपको चीजें याद होनी चाहिए। कलिंग के बारे में मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको। यहाँ पर एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ रहता है 261 बीसी में। 261 बीसी में बहुत खतरनाक युद्ध हुआ रहता है। किसके किसके बीच हुआ रहता है आप बताएंगे? अशोक के बीच में, अशोक के बीच में, और कलिंग के राजा अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। कलिंग राजा कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल के बीच में, खारवेल के बीच में ये युद्ध हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई युद्ध मारकाट होता है। खारवेल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। खारवेल किस वंश से थे? तो आप बताएंगे ये चेदी वंश के थे। खारवेल जो थे ये चेदी वंश के थे। क्लियर है? खारवेल जो थे वो चेदी वंश के थे। तो ये लड़ाई हुई 261 बीसी में। और यहाँ से क्या याद रखेंगे? उड़ीसा से, उड़ीसा का पुराना नाम हो गया। आपको यहाँ की राजधानी कटक के बारे में, भुवनेश्वर के बारे में पता ही होगा। ठीक, अशोक के बारे में ये पता हो गया। अशोक किस वंश के थे? आप बताएंगे मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम कमेंट करके बताइए। मौर्य के फाउंडर का नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के फाउंडर का नाम बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए जो आपको वो पहले पढ़े हुए हैं उसको आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद हो चीजें। फिर बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? 28वां क्वेश्चन है। बौद्ध मत के अनुसार सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? आप बताएंगे कौन सा है? सारनाथ। कौन सा है? सारनाथ है। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तन है। क्या है? ऋषिपत्तन है। ये कहाँ स्थित है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बगल में। वाराणसी के बगल में, वाराणसी के पास, वाराणसी के पास में है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। ये तो सभी को पता होगा, फिलहाल हम पढ़ते चलेंगे। अब सारनाथ में और क्या हुआ था बताइए। चलिए अभी मैंने आपको बताया था सारनाथ में और क्या हुआ था। यहीं पर बुद्ध को क्या हुआ? बुद्ध अपने प्रथम उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जैसे यदि आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा हो या कहीं कुछ कमी आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली पढ़ाई करते रहिए। ठीक, ये हो गया। आप जैसे ही आगे हमको थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा मोटिवेट हम भी होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए ऐसे ही जानदार शानदार क्लासेस लेके आते रहेंगे। क्लियर है? आगे आते हैं। बाकी बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखा है, तो आप उसको देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को, मौर्य काल को। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसके बारे में कोई आइडिया? ठीक, गुप्त काल में होता क्या है? गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शैली जो होती, नागर शैली, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। सांख्य दर्शन
योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन सब का विकास भी इस समय होता है। गुप्ता काल में बहुत सारे और विक्रमादित्य के दरबार में, जो गुप्त शासन में एक राजा आते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न जैसे कालिदास रहते थे, वराहमिहिर रहते थे, ऐसे ही विद्वान रहते थे। इस वजह से भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इन सब का विकास होता है। हुणों पर शकों को पूरी तरीके से ये पराजित किए थे, शकों को पूरी तरीके से ये पराजित भी किए थे। तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक। और इसी में एक शासक आता है कुमारगुप्त, जो सर्वाधिक सिक्के भी चलवाए थे, सर्वाधिक सिक्के भी चलवाए थे। और क्या हो सकता है गुप्त काल का से संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? तो गुप्त काल का जो फाउंडर होता है, संस्थापक, कल भी मैंने एक बार चर्चा किया था इसके बारे में। तो जो गुप्त काल का संस्थापक है उसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच, देखो कभी कभी क्या होता है ना, इनका सीक्वेंस, इन राजाओं का सीक्वेंस बोल देता है कि आपको बैठाना है। घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो चीजें धीरे 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 याद हो। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं। फिर कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। तो 1 2 3 4 समुद्रगुप्त, गुप्त के बाद रामगुप्त आते हैं। इसके बाद फिर कौन आता है? रामगुप्त आते हैं। रामगुप्त आते हैं। फिर कौन आता है? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। देखो चंद्रगुप्त प्रथम ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर है। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य कहते हैं। इन्होंने उपाधि ली थी, तो किसकी उपाधि है? विक्रमादित्य की उपाधि लेती है। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ठीक, उसके बाद एक आखिरी शासक होते हैं, जो महान शासक होते हैं, उनका नाम क्या रहता है? स्कंदगुप्त रहता है। क्या रहता है? स्कंदगुप्त रहता है। इन राजाओं के बारे में हम कभी आपको जब गुप्ता पीरियड पढ़ाएंगे, तो क्योंकि पढ़ाना इनमें बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो अभी हमारे पास लिमिटेड समय है, तो हम थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली नॉलेज देते हुए चल रहे हैं। इनका सीक्वेंस याद रखेंगे: श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, उसके बाद छठे नंबर पे चंद्रगुप्त, 7वें नंबर पे क्यों कौन आ जाएंगे? स्कंदगुप्त आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का देवता कौन है? देखिए यहाँ पे सूर्य मंदिर नहीं दिया है, बोलते समय मैंने बोल दिया फ्लो फ्लो में। तो कोणार्क जानते हैं सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये किस किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कल मैंने आपको बताया था, कौन बनवाया था? बताइए आप लोग। मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया? इसका आंसर आप लोग बताइए। उसके बाद इतना तो पता है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। एक टेम्पल के बारे में और आपको बताए थे हम कल, यदि याद हो आपको तो, है ना? जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर का जिक्र किया था, एक और टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है, उसके बारे में जिक्र किया था, जो उड़ीसा के पुरी में है, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर। तो आप इसका भी आंसर, कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? और जगन्नाथ मंदिर में इसका भी आंसर देंगे, एक आंसर और देंगे। जगन्नाथ मंदिर में किन देवताओं का, उन देवताओं का नाम, किन देवताओं का मंदिर बना हुआ है? एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही, इसका दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। किन देवताओं की मूर्ति है? इन
देवताओं का आपको नाम लिखना होगा। क्लियर? तो आज क्वेश्चन नंबर 30। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइज।